राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध और ईसा मसीह के बाद इस विश्व में सर्वाधिक सम्माननीय, सर्वाधिक पूजनीय यदि वे कोई हैं तो हमारे राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी। पूज्य महात्मा गांधी उन व्यक्तित्वों में से हैं जिन्होंने संभवतः सार्वजनिक जीवन में सबसे ज़्यादा लिखा और उनके ऊपर विश्व में सबसे ज़्यादा लिखा गया। पूज्य बापू ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने समाज के और जीवन के हर पक्षों के बारे में सबसे ज़्यादा विचार व्यक्त किए गए। और पूज्य बापू ऐसे भी व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में शायद ही दुनिया की कोई ऐसी समकालीन इंटेलिजेंसिया नहीं होगी जिसने उनके व्यक्तित्व पर विचार व्यक्त नहीं किया। अल्बर्ट आइंस्टीन का वह कथन प्रायः उद्धृत करते हैं लोग कि हाड़ मांस के ढांचे का वह व्यक्ति जिसे महात्मा गांधी कहा जाता है, आने वाली पीढ़ी कभी विश्वास नहीं कर पाएगी कि सत्य और अहिंसा के प्रयोग के आधार पर उन्होंने दुनिया के सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को हिलाकर रख दिया। महात्मा गांधी जी के सार्वजनिक जीवन में जो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा पक्ष लोग जानते हैं वे उनके समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रयासों को लेकर जानते हैं। इतना अधिक साहित्य स्वयं बापू ने रचा और बापू के ऊपर रचा गया। आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी 100 से ज़्यादा लेखकों ने लिखी है और उन 100 लेखकों में से 50 से ज़्यादा लेखक हिंदुस्तान के नहीं हैं, विदेश के हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण पक्ष जिसे लोग बहुत कम जानते हैं वह है उनकी पत्रकारिता का पक्ष, उनके संप्रेषणीयता का पक्ष, उनके जनसंचार की ताकत को सत्य के प्रयोग की तरह प्रयोग करने का पक्ष। एक पत्रकारिता का विद्यार्थी होने के नाते मैंने आज तक महात्मा गांधी से बड़ा पत्रकार, महात्मा गांधी से बड़ा संपादक के बारे में न तो पढ़ा है और न तो सुना है। बापू खुद कहते थे कि देश को आज़ादी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में लड़ना या भाग लेना तो यहाँ के सभी नागरिकों का दायित्व है और जिसमें से एक मैं हूँ। लेकिन मेरा जो प्रमुख काम है वो पत्रकारिता है
और पत्रकारिता के माध्यम से जन चेतना को जागृत करने का काम। सत्य के प्रयोग के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा लिखा जा चुका है, लेकिन पत्रकारिता के प्रयोग के बारे में यदा कदा ही चर्चा होती है। तो आइए हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को युग के महान संपादक मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जानने की कोशिश करें। मोहनदास करमचंद गांधी ने विलायत में बैरिस्ट्री पढ़ी, वहां से लौटकर आए और मुंबई की अदालत में 30 रुपए की फीस पर पहला मुकदमा लड़ा। कोर्ट रूम में गांधी जी के मुंह से जिरह के एक शब्द भी नहीं निकले। उनका सिर चकराने लगा और वो सिर पर हाथ धरकर बेंच में बैठ गए। अपने मुवक्किल को फीस के वो 30 रुपए लौटाते हुए कहा कि ये मुकदमा लड़ना अब मेरे बस की बात नहीं है। जिस व्यक्ति के मुंह से अदालत में शब्द नहीं निकले हों, कालांतर में वही व्यक्ति शब्दों की सत्ता को इतना तीव्रता के साथ महसूस करता है कि एक ऐसे साम्राज्य को पलट कर रख देता है। जिसके साम्राज्य में कहते हैं सूर्य का कभी अस्त ही नहीं होता। शब्दों की ताकत को और संप्रेषण के माध्यम को जितना महात्मा गांधी ने समझा, शायद विश्व में किसी व्यक्तित्व ने नहीं समझा। और बड़ी साधारण सी शुरुआत होती है महात्मा गांधी के पत्रकार मोहनदास करमचंद गांधी बनने की। वे अपनी आत्मकथा में इस बात को स्वीकार करते हैं कि काठियावाड़ के दीवान के बेटे होने के बावजूद भी 19 बरस की उम्र तक उन्होंने कोई अखबार पत्र पत्रिकाएं नहीं पढ़ी थी, कोई रिसाले देखे नहीं थे। लेकिन जब बैरिस्ट्री पढ़ने लंदन जाते हैं और घर में दिलाई गई इस कसम के साथ कि वे वहां मांसाहार का नहीं करेंगे, बड़ी मुश्किलें एक ठंडे देश में, एक विचित्र संस्कृति वाले देश में, जो भारतीय संस्कारों से, वेद पुराणों से जो हमारी परंपराएं निकल के आ रही हैं उसके ठीक उलट रीति रिवाजों में जीने वाले इंग्लैंड में महात्मा गांधी ने शाकाहार आंदोलन के झंडे को बुलंद किया। और उसी समय द वेजिटेरियन नाम की एक अल्पज्ञात पत्रिका प्रकाशित होती थी। इंग्लैंड के लोग उनसे पूछने आए कि आखिर वेजिटेरियन में, आखिर शाकाहार में वो क्या ताकत है, क्यों आप उसके इतने बड़े पैरोकार हो। उसके प्रत्युत्तर में मोहनदास करमचंद गांधी ने द वेजिटेरियन में 9 लेखों की श्रृंखला लिखी, एक के बाद एक 9 लेख लिखे। और उन लेखों के माध्यम से
पूरे ब्रिटेन में मोहनदास करमचंद गांधी की चर्चा होने लगी और उन्होंने अपनी जीविका के लिए भी लिखना शुरू किया। यानी कि स्वतंत्र पत्रकारिता की शुरुआत गांधी जी ने इंग्लैंड में ही शुरू कर दी और उस समय डेली टेलीग्राफ, गार्जियन, पाल माल गैजेट, इस तरीके के मशहूर अखबार जो लंदन से निकलते थे, महात्मा गांधी जी के लेखों को प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया। लंदन में ही उनकी मुलाकात दादा भाई नौरोजी से हुई और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अपर हाउस के मेंबर भी थे, लेकिन लंदन में रहकर देश की आजादी के लिए एक चेतना भी जागृत कर रहे थे और लंदन से एक अखबार इंडिया नाम से उन्होंने शुरू किया। ये इंडिया अखबार महात्मा गांधी को तब काम में आया जब वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और दक्षिण अफ्रीका भी रोजगार की ही तलाश में पहुंचे थे। वहां जो गुजरात के व्यवसायी थे उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था छोटे मोटे मुकदमे और पैरवी के लिए, लेकिन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जाकर जो विषमता, जो शोषण, जो दमन उन्होंने प्रवासी भारतीयों और दुनिया के अन्य मुल्कों से जाकर वहां बसे हुए लोगों के साथ देखा और वो मशहूर घटना कि उनको डरबन में रेल के प्रथम दर्जे से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है, उनको पूरी टिकट देने के बाद भी जो घोड़ा गाड़ी जिसे विक्टोरिया बोलते हैं उसके कोच में न बैठाकर उसके चालक के साथ बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। इन विषमताओं को, ऐसे दमन को, ऐसे शोषण को देखते हुए महात्मा गांधी ने बड़ा दृढ़ विचार किया कि यहाँ जो लोग हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं और जो दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेज हुकूमत के सामने बोल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते, उनकी बात को हमें दुनिया में पहुंचाना है। तो 1890 में दादा भाई नौरोजी का जो अखबार लंदन से निकलता था, इंडिया, उसके वो दक्षिण अफ्रीका के संवाददाता बन गए और जोहानिसबर्ग में बैठकर और अफ्रीका के तमाम उन बड़े नगरों में घूम घूम कर जहां पर प्रवासी भारतीय थे, जहां पर गिरमिटिया लोग थे जिनका शोषण, दमन किया जा रहा था, उन सब के शोषण, दमन के ब्यौरे इंडिया में लिखकर भेजने लगे। इंडिया मतलब दादा भाई नौरोजी का वो अखबार जो लंदन से प्रकाशित होता था, तार के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से उनकी रिपोर्ट जाती थी और लंदन में इंडिया अखबार में छपती थी
और इस तरीके से पूरी दुनिया में ये बात पहुंचने लगी कि ब्रिटिश हुकूमत दक्षिण अफ्रीका में किस तरीके से नस्लभेद का खेल कर रही है, कैसे दमन कर रही है, कैसे लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित कर रही है। गांधी की विचारों की, उनके लेखों की जब चर्चा होने लगी तब उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि दक्षिण अफ्रीका से ही क्यों ना एक स्वतंत्र अखबार का प्रकाशन शुरू किया जाए। कई गुजराती मित्र थे उनके, मदनजीत जैसे बाल सखा थे उनके, कैसे भी प्रिंटिंग प्रेस का इंतजाम हुआ और भूमिका बनी एक महान अखबार की जिसका नाम इंडियन ओपिनियन था, और वो दक्षिण अफ्रीका से शुरू। इंडियन ओपिनियन 1904 में दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ हुआ और महात्मा गांधी उसमें प्रतिदिन स्तंभ के रूप में लिखने लगे। उसको पहले 4 भाषाओं में निकाला, गुजराती में निकला, अंग्रेजी में निकला, तमिल में निकाला, हिंदी में निकाला, और बाद में जब उनको इस व्यवसाय में लगा कि बड़ा जोखिम भरा है, ये कोई व्यवसाय तो है नहीं और पत्रकारिता के पवित्रता की रक्षा करनी है, तो अखबार पाठक के चंदे से ही चल सकते हैं। विज्ञापन से चलने वाले अखबार कभी निष्पक्ष नहीं होते। 1904 में इस बात को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कहा और इंडियन ओपिनियन में लिखा भी। कई दिनों तक महात्मा गांधी ने खुद उस घाटे की भरपाई की अपनी कमाई से, उनके साथियों ने उस घाटे की भरपाई की अपनी कमाई से, लेकिन अंततः सिर्फ 2 संस्करणों, 2 भाषाओं के संस्करण को छोड़कर इंडियन ओपिनियन के सभी संस्करण उनको बंद करने पड़े। इतने जिम्मेदार संपादक थे कि वो खुद एक टिप्पणी में लिखते हैं कि अखबार में काम करने वाला जो पत्रकार है, यदि हम उसको दीगर गैर मूल्यों वाले काम में हम लगा देंगे तो अखबार की गुणवत्ता उससे प्रभावित होगी। और उन्होंने अपने अखबार के पत्रकारों को सिर्फ सोचने, विचारने और लिखने तक में ही सीमित कर दिया। 1904 की महात्मा गांधी की पत्रकारिता के बरक्स हम आज की पत्रकारिता देखें तो अखबार के मालिकों की पहली शर्त यही होती है कि आप मेरे लिए कितना विज्ञापन जुटाएंगे, मंत्री मिनिस्टरों और ब्यूरोक्रेट से हमारे कैसे रिश्ते आप सुधार करवाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने इसके विपरीत अखबार पर काम करने और लिखने वालों के लिए एक ऐसा वातावरण दिया ताकि वो शुद्ध और पवित्र सोच सके और शुद्ध और पवित्र लिख सके। इंडियन ओपिनियन इतना लोकप्रिय हुआ कि उसकी प्रसार संख्या पूरे दक्षिण अफ्रीका में फैल गई। अंग्रेजों को मानवाधिकार से जुड़े कई कानूनों में तब्दीलियां करनी पड़ी
शब्द की ये ताकत होती है, शब्द की ये सत्ता होती है जो बड़ी बड़ी सत्ताओं को धराशायी कर देती है, ये महात्मा गांधी ने बताया। हिंद स्वराज जिसकी नजीर आज भी पूरे विश्व में दी जाती है। 1909 में दक्षिण अफ्रीका, डरबन और लंदन के बीच जो उनकी जो जहाज यात्रा हुई, तो ये इसी जल जहाज यात्रा में उन्होंने एक बीज रूप में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की। यदि आपने हिंद स्वराज पढ़ा होगा और उपनिषदों को भी पढ़ा होगा, आप दोनों की तुलना करें। महात्मा गांधी ने उपनिषद की शैली में हिंद स्वराज को लिखा है। जैसे उपनिषदों में वेदों के सूत्रों की, सूक्तों की टिप्पणियां हैं, उसी तरीके से महात्मा जी ने, पूज्य बापू ने हिंद स्वराज में अपने अनुभवजन्य सूत्र को पिरोकर हिंद स्वराज को लिखा, और ये हिंद स्वराज पहली बार इंडियन ओपिनियन में छपा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक पूर्णकालिक पत्रकार, एक पूर्णकालिक संपादक के रूप में अपने कार्यकाल को पूरा किया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष को, उनके सत्य के प्रयोग को, उनके सत्याग्रह को ज्यादा चर्चाओं में बात की जाती है। वे जब भारत आए 1918 में, उनके पास संप्रेषण क्षमता थी, उनके पास शब्द की ताकत थी, वे जनसंचार के मारक असर को समझ चुके थे, और तब तक विश्व के लगभग सभी प्रमुख अखबारों में गांधी जी के लेख छपने लगे थे या गांधी जी पर लेख छपने लगे थे। भारत आने के बाद सबसे पहला काम तो देश के घूमने का किया कि हम जिस देश के जर्रे जर्रे को यदि समझ नहीं पाते, यहाँ के जनजीवन को देख नहीं पाते, यहाँ के समाज की विषमताओं को महसूस नहीं कर पाते, तब तक हम इस देश के समाज के सुधार के आंदोलन को लेकर अपनी लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते। एक बात यहां भी स्पष्ट करना चाहिए कि महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई को, स्वतंत्रता संग्राम को अपनी वरीयता में प्रथम नहीं रखा कभी। उन्होंने अपनी लड़ाई की वरीयता में यदि प्रथम किसी को रखा तो अपने सामाजिक सुधार के आंदोलनों को रखा। जब तक समाज आत्मनिर्भर नहीं होगा, समरस नहीं होगा, जात पात से मुक्त नहीं होगा, धर्म के आग्रहों से मुक्त नहीं होगा, अमीरी और गरीबी के बीच की खाई नहीं पटेगी, तब तक सत्ता हस्तांतरण हो भी जाए तो देश को असली आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए वो हिंद स्वराज की बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात की,
और स्वराज की बात को उन्होंने मरते दम तक एक कुंजी की तरह इस्तेमाल किया अपने विचारों में, अपने भाषण में, अपने संप्रेषण में। तो दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद उनके पास शब्द की ताकत थी, उनके पास संप्रेषण की क्षमता थी, वो एक श्रेष्ठ जनसंचारक बन चुके थे। तो उन्होंने यहां भी अखबार का सहारा लिया और अहमदाबाद से नवजीवन के प्रकाशन के साथ वो जुड़े, नवजीवन के संपादक के रूप में। नवजीवन गुजराती का अखबार था और उसमें बॉम्बे से अंग्रेजी अखबार आ चुके थे। अंग्रेजी अखबार स्टेट्समैन जैसे अखबार जो ब्रिटिश हुकूमत के पैरोकारी के पक्ष में बातें लिखते थे, तो उसी समय वहां फिरोज शाह मेहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महान नेता, महान समाज सुधारक, बॉम्बे क्रॉनिकल निकालते थे। महात्मा जी को, महात्मा गांधी को क्रॉनिकल में भी काम करने का अवसर मिला, उन्होंने क्रॉनिकल में भी काम किया। लेकिन एक पत्रकार और एक संपादक के रूप में उनका जो सर्वश्रेष्ठ है वो यंग इंडिया और नवजीवन में, और इसके बाद हरिजन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु। तो महात्मा गांधी जी ने वेस्टेरियन में लेखों की शुरुआत की, एक स्तंभ लेखक के रूप में खुद को लंदन में स्थापित किया 1890 और 1900 के बीच में। लंदन के बड़े अखबार पाल माल गजट, डेली टेलीग्राफ, गार्जियन, स्वतंत्र लेखक के रूप में यहाँ पे लिखने लगे। पत्रकारिता की और लेखन की इस ताकत को उनने दक्षिण अफ्रीका में आजमाया और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और उस बड़े आंदोलन को खड़ा करने के पीछे उनका इंडियन ओपिनियन था। और इसके बाद जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने नवजीवन का संपादन प्रारंभ किया और नवजीवन को समाज सुधार का और देश में आज़ादी की लड़ाई का एक प्रखर प्रवक्ता के रूप में उसको स्थापित किया। इसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग कांड हो चुका था। गांधी जी ने यंग इंडिया नाम का अंग्रेजी से अखबार निकाला। उनकी आत्मकथाओं में या उन पर लिखे हुए किन्हीं भी लेखों में या पुस्तकों में यदि सबसे ज्यादा उद्धरण मिलेंगे तो उनके यंग इंडिया में लिखे हुए लेखों से मिलेंगे, और इसके बाद हरिजन में लिखे हुए लेखों से मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा समाज सुधार के बारे में हो या आज़ादी की लड़ाई के बारे में हो, उन्होंने यंग इंडिया और हरिजन में ही लिखे थे। और हरिजन की शुरुआत तो बड़ी ही विकट स्थितियों में हुआ। अंग्रेजों ने जब डिवाइड एंड रूल का एक और कानून लाया
दलितों के लिए अलग मताधिकार का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बड़े प्रवक्ता के रूप में खड़े हो गए और पूना पैक्ट हुआ। उस पूना पैक्ट में हरिजन सेवक संघ का जन्म हुआ। आर.बी. रामास्वामी, मदन मोहन मालवीय, B.R. अम्बेडकर, इन सब ने मिलकर हरिजन सेवक संघ नाम की एक संस्थान को गठित किया। और जो ये हरिजन शब्द है, ये पूना पैक्ट की ही देन है। जिसमें स्वयं अंबेडकर थे। ये विडंबना, कितनी बड़ी विडंबना है कि पूज्य बापू ने जिस शब्द की पवित्रता को इतने उच्च आदर्श के साथ समाज में स्थापित किया, प्रकारांतर में उन्हीं के वंशजों ने, उन्हीं के राजनीतिक वंशजों ने उस शब्द को राजनीति का अस्त्र बनाया और प्रकारांतर में वह हरिजन शब्द एक आपत्तिजनक गाली के रूप में देखा जाने लगा और बाद में कानून में इस शब्द पर ही पाबंदी लग गई। जिस हरिजन अखबार के माध्यम से महात्मा गांधी ने 1930 से लेकर 1947 के पहले तक स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के विचारों को प्रखरता के साथ लिखा हो, समाज सुधार की बातों को प्रखरता के साथ लिखा हो, वही हरिजन शब्द प्रकारांतर में राजनीति का शिकार हो जाता है और वही शब्द उच्चारित करने पर कानूनी प्रक्रिया के दायरे में व्यक्ति आ जाता है। तो इस तरीके से यंग इंडिया और हरिजन, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण अखबार थे जो नवजीवन के बाद महात्मा गांधी के संप्रेषण के माध्यम बने। हरिजन के अलावा दादा धर्माधिकारी और काका साहब कालेलकर ने सर्वोदय नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली और महात्मा गांधी उस सर्वोदय पत्रिका के साथ भी जुड़े रहे और इस तरीके से एक संपादक के रूप में, एक संवाददाता के रूप में, एक स्वतंत्र लेखक के रूप में, एक स्तंभ लेखक के रूप में महात्मा गांधी के जीवन के सभी के प्राय महत्वपूर्ण वर्ष बीते और वो इस बात को स्वीकार करते थे कि हमें यदि आम जनता की लड़ाई को किसी भी हुकूमत के सामने लड़ना है और सत्य के आग्रह के साथ लड़ना है, तो वो लड़ाई लड़ने में अखबार से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। संपादक की परिभाषा को भी महात्मा गांधी ने परिभाषित किया है। संपादक वह इंडियन ओपिनियन के संपादन के बारे में उन्होंने लिखा कि मैंने इस पर एक एक शब्द नाप तौल और विचार करके लिखे हैं, ना किसी से प्रभावित होके, ना किसी को खुश करने के लिए,
और ना किसी को नाखुश करने के लिए। हमारे लेखन में भी सत्य ही सबसे बड़ा आग्रह है। संपादकों को लेकर एक बात और लिखी, ये अखबार में जब लेखकीय निरंकुशता उभर कर सामने आती है, जैसा कि इन दिनों है, तो समाज का विनाश करते हुए चलती है। और इस निरंकुशता पर अंकुश बाहर से आए, यानी कि सत्ता की ओर से आए, तो मामला और भी खराब हो जाता है। इसलिए संपादकीय निरंकुशता पर अंकुश अंदर से आना चाहिए। अखबारों में जो स्व अनुशासन की बात की जाती है, भारत के संविधान में अखबारों को लेकर कोई अलग से कानून नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19A में अभिव्यक्ति को लेकर जो प्रावधान है एक आम नागरिक को, वही प्रावधान एक अखबार के संपादक को भी है। तो आत्म अनुशासन का आग्रह जिस तरह से एक आम नागरिक के साथ किया जाता है, उसी तरीके से एक संपादक के साथ भी किया जाता है। आज अखबारों का जितना नैतिक पतन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय करना, ज्यादा से ज्यादा रसूख हासिल करना, और उसके लिए किस तरीके से गलीज और गलाकाट स्पर्धाएं हो रही हैं। टेलीविजन में टीआरपी की कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसी द्रव संधियां हो रही। अपने चैनल को और अपने अखबार को कितना आगे समय की गति से भी ज्यादा तेज गति से दौड़ाने की कोशिश में जो हथकर्म हो रहे हैं। महात्मा गांधी ने इसका अनुमान पहले ही लगा लिया था। और उन्होंने कहा वही अखबार निष्पक्ष हो सकता है, वही अखबार पवित्र विचारों का, लोकोपकारी विचारों का झंडा बरदार हो सकता है, जो अखबार ग्राहक के चंदे से, जो अखबार पाठक के सहकार से चले। और यह प्रयोग उन्होंने इंडियन ओपिनियन में भी किया, यही प्रयोग उन्होंने नवजीवन में भी किया, यही प्रयोग यंग इंडिया और हरिजन में भी किया। महात्मा गांधी जिन अखबारों से जुड़े रहे या जिन अखबारों में उनका संपादक के रूप में प्रभाव रहा है, उन अखबारों में विज्ञापन नहीं छपे। उनका बड़ा स्पष्ट मत था कि यदि पाठक अखबार पढ़ना चाहता है, उसमें पढ़ने की पिपासा है, पढ़ने की लालसा है, तो निश्चित तौर पर वो अखबार के संचालन में आपका सहयोग करे। और इसलिए आजादी के बाद भी 1970 तक, यहां तक कि 1975 तक भी मान सकते हैं, उसके पहले के अखबारों में कीमतें नहीं हुआ करती थी। आप में से बहुत लोगों ने उस समय के अखबार पढ़े होंगे। उसमें चंदा दरें, सहयोग राशि जैसे शब्द
लिखे रहते थे। उसी महात्मा गांधी के देश में आज पत्रकारिता पूर्णतः व्यवसाय का रूप ले चुकी है। मिशन से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं बचा। वह एक पूर्ण प्रोफेशन में बदल चुकी है। महात्मा गांधी आज होते और अखबारों की स्थितियों को देखते, संपादकों के कमिटमेंट को देखते, संवादों को दूषित होते हुए देखते, तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हुए देखते, तो निश्चित तौर पर बहुत विचलित होते और यही कहते कि हमने जिस सपनों के भारत की कल्पना की थी, उस मेरे सपनों के भारत में जिस तरीके से अखबार जनसंचार माध्यमों की कल्पना की थी, वह कहां से कहां है। ऐसे जनसंचार माध्यम जिन्होंने बरतानिया हुकूमत को चुनौती दी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के गरीब मजलूम प्रवासियों की रक्षा करने में मदद की, गांधी के मुंह से निकले हुए एक शब्द से सत्ताएं थर्रा जाती थी, उनके लिखे हुए एक एक लेख से नए विमर्श खड़े हो जाते थे। जो गांधी का एक कदम चलना भी, जिस गांधी के आचरण की एक एक गतिविधि भी ब्रेकिंग न्यूज की तरह पूरी दुनिया में रहती थी, आज उसी गांधी के देश में पत्रकारिता का ये जो स्वरूप है, बेहद सोचनीय है। आज पूज्य बापू के निर्वाण दिवस पर उनके संपादकीय स्वरूप का ध्यान आया, उनके पत्रकार के रूप का ध्यान आया, उनके द्वारा बताए गए शब्द के सामर्थ्य का ध्यान आया, तो मुझे लगा कि इस पक्ष को भी सामने लाया जाना चाहिए। जनसंचार और पत्रकारिता के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोगों ने इसे अपनी वृत्ति बना रखी, कम से कम उन्हें महात्मा गांधी के संपादक, महात्मा गांधी के पत्रकार के रूप में इस विश्व को दिए गए योगदान के बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए। उनके पत्रकारिता के योगदान को लेकर दर्जन भर से ज्यादा पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों पर हमें नजर डालनी चाहिए। मुझे लगता है कि पूज्य बापू के निर्वाण दिवस पर, उनकी पुण्यतिथि पर या शहीद दिवस पर एक छोटे से पत्रकार होने के नाते मैंने अपने विचार आपसे साझा किए, और जो भी मेरे विचार
या जो भी मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं वह पूज्य बापू के विस्तृत आकाश और अथाह समुद्र जैसे व्यक्तित्व में से बूंद भर और चुटकी भर भी नहीं। मैं पूज्य बापू के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पत्रकारिता संपादक और संप्रेषक के रूप में पूज्य बापू ने जो उच्च आदर्श कायम किए हैं उसका सवांश भी पालन करने का सामर्थ्य ईश्वर मुझे दे और मैं उसका निर्वाह कर पाऊँ।